कफ सिरप, खांसी की दवाई पीकर बच्चे मरे जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और दवाई की कंपनियों की मनमानी, या यूं कहूं कि दवाई की कंपनियों की लूट का आलम यह है कि न जाने उनमें मुनाफे को लेकर किस हद तक दीवानगी है कि वो 10%, 20%, 50%, 100%, 500%, 1000% मुनाफा लेकर भी संतुष्ट नहीं है। और यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्हें ये मनमानी करने की, खुली तौर पर लूटने की छूट किसने दी है? 600 रुपए की दवाई, एमआरपी 12,000। दोबारा बता दूं, 600 रुपए की दवाई और एमआरपी 12,000। इस दवा कंपनियों के गोरख धंधे को समझने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर अनुज से, जो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन है और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी है, और वो खुद भी दवा कंपनियों की लूट के इस मसले को लगातार उठा रहे हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये दवा कंपनियों की लूट की जो एक कहानी है, वो सुनकर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अनुज जी, सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये जो 600 रुपए की दवाई, एमआरपी 12,000, जिसका मैंने जिक्र किया, ये कौन सी दवाई है? जरा दर्शकों को वो बता दीजिए, और क्यों एमआरपी इतनी रखी गई है? कोई उन पर कंट्रोल क्यों नहीं है? सरकार देख क्यों नहीं रही है? अधिकारी देख क्यों नहीं रहे हैं? या जानबूझकर उन्होंने कुछ ऐसा लूपहोल छोड़ रखा है जिसका फायदा ये दवा की कंपनियां उठा रही है, इनकी लूटमार जारी? देखिए, अभी जो जिस दवाई का मैंने अपनी पोस्ट पर ज़िक्र किया था, वो पैक्लिटैक्सेल दवाई है। वो एक दवाई मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर ली थी। कैंसर की ज़्यादातर दवाइयों में जो है वो यही दिक्कत है। ज़्यादातर दवाइयों में जो लागत है, जो बनाने की लागत है, जो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट है, उसमें और एमआरपी में कई हज़ारों गुणों का जो है वो मार्जिन है। और समझाने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया पैक्लिटैक्सेल 300 एमजी की, जिसका एमआरपी जो है वो करीब 12,000 के करीब मुझे एक कंपनी ने दिया, और उन्होंने बताया कि सर, हम इस दवाई को आपको 590 रुपए प्लस जीएसटी में दे देंगे, 5% जीएसटी इस पे आता है। तो ये समझाने के लिए मैंने एक पैक्लिटैक्सेल दिया, लेकिन कैंसर की नहीं, कीमोथेरेपी 590 प्लस 5% जीएसटी, तो जी, मतलब 590 प्लस 28, 600 कुछ रुपए की दवाई। जी। और और एमआरपी एमआरपी कितनी उसकी थी? 12,024 रुपए। 12,024 रुपए। जी। और ये कैंसर की ज्यादातर दवाइयों जो है, ज्यादातर दवाइयों पे यही दिक्कत है। कई गुना, हजारों गुना मार्जिन है, और ये सारा का सारा बोझ जो है, ये जो मरीज है उन पर पड़ता है। नहीं, आपने एक दवा का एग्जाम्पल दिया और आपने साथ ही कहा कि कैंसर की ज्यादातर दवाइयों की यही हालत है, यानी 600 रुपए की जी, कीमत, 12,000 रुपए की एमआरपी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने एक मित्र के साथ हमने एक स्टोरी भी की थी, और जो यूरेनियम को लेकर जो रिपोर्ट आई है कि बिहार समेत इस देश के 150 से ज्यादा जिलों में ना कोई गुटखा खाता है, ना कोई शराब पीता है, ना इस तरह की किसी चीजों का सेवन करता है, फिर भी वो कैंसर के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सरकार हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी तक नहीं दे पा रही है। अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। माताओं से नवजात बच्चों में कैंसर की जी, बीमारी एक तरह से शिफ्ट हो रही है, जब वो स्तनपान कराती है, जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और ऐसी हालत जी। में अनुज जी, ये आप कह रहे हैं कि कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनियों की ये खुली लूट जारी है। आखिर क्यों? 600 रुपए की दवाई पर 12,000 की एमआरपी। क्या सरकार का देखिए, कोई नियम नहीं है जो इनको रोक सके? क्या कोई कानून नहीं है जो इनको रोक सके? निगरानी करने वाली संस्थाएं कहां बैठी हुई हैं? क्यों इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? आखिर कहां लूप होल्स है? मैं इसमें आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ। मजेदार है लेकिन दुखद है। क्या है कि जैसे पैक्लिटैक्सेल जो है, वो डीपीसीओ के अंतर्गत आता है। डीपीसीओ का मतलब हो गया कि सरकार ने जो है, इसके प्राइस पर कैप किया हुआ है कि आप इससे ज्यादा मार्जिन जो है इस पे नहीं रख सकते। बट सरकार ने 100 एमजी और 260 एमजी, इस दोनों को डीपीसीओ के अंतर्गत रखा हुआ है। वहीं अगर दवा कंपनी ये 300 एमजी का दवा बनाती है, तो वो डीपीसीओ से बाहर हो जाती है। तो वो अब दवा कंपनी क्या करती है, वो 260 एमजी का ना बनाकर 300 एमजी स्ट्रेंथ का दवा बनाती है,
और 300 mg पर वो स्वतंत्र है। वो उस पे 600 रुपए की दवाई पे वो 1000 रुपए मार्जिन रखें, वो 2000 रुपए मार्जिन रखें, वो 30,000 रुपए मार्जिन रख दें, उनकी मन मर्जी है, वो डीपीसीओ से बाहर हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है डीपीसीओ में, और कई तरह की खामियां हैं। इसमें से एक खामी यह है कि इन्होंने 100 और 260 को रखा हुआ है, और 300 mg बनाकर जो मैन्युफैक्चरर है वो स्वतंत्र है, वो खुद को डीपीसीओ से बाहर कर लेते हैं। नहीं, डीपीसीओ का मैं रफ भाषा में कहूँ, आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो वो दवाइयों की कंपनी, दवाइयों की कीमत को कंट्रोल करने वाला माध्यम है। जी, इसमें क्या है कि सरकार ने एक एसेंशियल दवाइयों की लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। आपको मैं कई बार ये एक बहुत जब आप इस पर कभी भी डिबेट करेंगे तो इसमें 2-3 चीजें अक्सर जो है वो कही जाती है। पहली क्या कही जाती है कि दवाई बनाने में बहुत खर्च होता है। जब वो रिसर्च और डेवलपमेंट के दौर से गुजरता है तो उसमें बहुत खर्च होता है, बहुत तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ये एक पहला मुद्दा है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि जब किसी कंपनी ने सपोज कीजिए कि कैंसर की एक नई दवा इजाद की, तो उन्हें एक 20 साल का एक पेटेंट पीरियड दिया जाता है। उस पीरियड में उस दवाई को कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं बना सकता है। उस टाइम प्राइस कैप नहीं होता है, आप उस पर प्राइस कैप नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि डायबिटीज की अभी कोई नई दवा लॉन्च हो गई जो कि वो बहुत ज्यादा उपयोगकारी है। एक पर्टिकुलर कंपनी ने उस दवा को बनाया और उस पे उस दवाई को बनाने के रिसर्च पर उन्होंने बहुत खर्च किया। तो उस पे सरकार ने उनको छूट दी हुई है कि आप अपनी एमआरपी तय कीजिए, हम इस पर प्राइस कैप नहीं लगाएंगे। तो ये जस्टिफाइड है, तभी कोई कंपनी जो है वो रिसर्च करेगी। तो जब वो पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद ही उसका पेटेंट खत्म होता है और बाकी कंपनियां भी उसको बना सकती हैं। और उसके बाद भारत में कैसा सिस्टम है कि जो एसेंशियल ड्रग्स है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होती हैं डायबिटीज के लिए या बीपी के लिए, उसको सरकार ने इस इस एसेंशियल ड्रग लिस्ट में रखा हुआ है। उस पर सरकार ने प्राइस कैप रखा हुआ है कि आप ये दवाई जो है आप इसका मूल्य 20 रुपए से अधिक नहीं रख सकते हैं, इस दवाई का मूल्य आप 100 रुपए से अधिक नहीं रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो दवाई बनाने में कितना खर्च आता है। उस पे उन्होंने मुनाफे का मार्जिन जो है वो कम कर दिया है। तो ये एक पहला डिबेट का पॉइंट रहता है कि भाई आप अगर सब दवाई पे प्राइस कैप लगा दोगे तो रिसर्च कैसे होगा। तो इसका जवाब ये है। दूसरा अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई अगर आप जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड में जाएंगे तो अक्सर आपको ये सुनने को मिलेगा कि भाई जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल हालांकि नियमतः बहुत कड़ा होना चाहिए, लेकिन नियम के परे जाकर उनका क्वालिटी कंट्रोल पर सरकार का किसी तरह का चेक नहीं रहता है। इसीलिए कई डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि हम जो है हम जेनरिक दवाई पे मेरे को विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि उस दवाई को बनाने में जो तय मानक हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया है या नहीं। और ब्रांडेड में उनको लगता है कि ये क्वालिटी कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। नहीं अनुज ठीक जी, है। अगर इस तर्कों जी को हम देखें, ये जो दवा कंपनियों का जो तर्क आता है कि आरएनडी में लगता है, ठीक है, मान लिया आरएनडी में लगता है, लेकिन जी उसी आरएनडी से 100 एमजी की दवाई भी बनेगी, उसी आरएनडी जी से 260 एमजी की दवाई भी बनेगी, और जी उसी आरएनडी से 300, 400, 500 एमजी की दवाई भी बनेगी। तो जब बिल्कुल। सरकार ने 100 एमजी की दवाई पर कैपिंग लगा रखी कि आप इससे ज्यादा कीमत नहीं रख सकते, 260 एमजी की दवाई पर भी कैपिंग लगा रखी है, और दवा कंपनियां इसका तोड़ निकालती है, वो जानबूझ के 300 एमजी की दवाई बनाती है ताकि सरकार की बंदिशों से वो मुक्त हो जाए। सरकार भी इस बात को समझती है, और दवा कंपनियों का जो असली मंसूबा होता है वो भी इस मामले से समझ में आ जाता है कि वो दवा व्यापार नहीं करना चाहते, वो सिर्फ जो है दवाइयां बेचना नहीं चाहते, बल्कि वो मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर लूटना चाहते हैं उन्हें, और सरकार ये सब जानते बूझते होने दे रही है। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे सीधा सवाल कि राज्य सरकार के हाथ में ये मामला होता है क्योंकि पूरे देश के ये हालत है, या केंद्र सरकार के हाथ में ये मामला होता है, ये डिसाइड कौन करता है, किसने ये लूप होल्स छोड़ रखा है जिससे दवा कंपनियों को मनमानी करने की छूट मिल गई। नहीं, ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, ये केंद्र सरकार की जो नेशनल फार्मास्यूटिकल एजेंसी है, अथॉरिटी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, वो तय करती है दवाइयों की कीमत। तो मैं उसी पे आ रहा था कि आपने पेटेंट से आप बाहर हो गए,
पेटेंट का पीरियड जो है, उस जो आपने रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया, वो दवाई का पैसा जिस कंपनी ने खर्च किया उसको तो वो एक पीरियड मिल गया 20 साल का, वो खर्च तो आपने निकाल लिया। दूसरा तरह क्या है क्वालिटी कंट्रोल का, कि जो ब्रांडेड दवाई हैं उसको बनाने में क्वालिटी का कड़ापन ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है, हमें समझना ये होगा कि अगर एक पैक्लिटैक्सेल को एक दवा कंपनी 600 रुपए में रिटेलर को देने को तैयार है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चर है उसने सारे मानकों को पूरा करने के बाद कुछ अपना, अब मैन्युफैक्चरर भी तो फ्री में नहीं दे रहे हैं, उन्होंने एक बिल्कुल। अपना मार्जिन रखा होगा, उन्होंने एक अपना मार्जिन रखा होगा। जब उन्होंने उस दवाई को तैयार कर ली, सारे मानकों को पूरा करके, क्वालिटी को कंट्रोल करके, अपना प्रॉफिट रख कर 590 रुपए में रिटेलर को देने का फैसला कर लिया, तो 590 के ऊपर जो 12,000 है, ये तो सीधा सीधी मतलब है कि वो जो पैसा है वो तो मैन्युफैक्चरर को नहीं जा रहा है, राइट? वो पैसा तो जो कमीशन है उसमें जा रहा है। तो आपने तो एक वो समझिए एक लॉलीपॉप थमा दिया कि भाई आप ये दवाई लिखो तो आपको हम एक डोज पर जो है 11,000 रुपए का कमीशन देंगे। ये लॉलीपॉप जो है वो डॉक्टरों को भी थमा दिया और दवाई बेचने और वाले दुकानदारों को भी थमा दिया। अस्पताल को, हाँ। अब क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो रिटेलर जो है वो भी 10%, 15%, 20% मार्जिन पे बेच देता है। तो जो मुख्यतः जो पैसा आता है वो तो पूरा कमीशन का पैसा है। अब आपने अगर एक आप ऐसे समझिए कि हर एक आदमी जो है वो तो है ह्यूमन ही, ठीक है? आपने अगर किसी डॉक्टर को बोल दिया सर आप ये दवाई लिखो और एक दवाई पे जो है हम आपको 10,000 रुपए का मार्जिन देंगे, तो आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी संत डॉक्टर रहे, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ जाएगा कि जहां अगर 4 डोज देना है तो भाई 5 डोज दे दो, 6 डोज दे दो। तो भले आप तो इसको भले किसी, भले ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मरीज पर पड़ जाए। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं भी पड़े, सपोज कीजिए कि हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना ही पड़े, ठीक है, हम ये भी मान लिए, हम ये भी मान लिए कि हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन उस डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, उसके दिमाग में तो ये आ सकता है कि अगर मेरे को एक डोज पे 12,000 15,000 का मार्जिन है, तो आप कितना भी कर लोगे, आप ह्यूमन लस्ट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो अगर अगर ऐसा भी रहता कि वो पैसा दवा कंपनी को जा रही है और वो दवा कंपनी उससे क्वालिटी कंट्रोल में लगा रही है पैसा, तो फिर भी वो जस्टिफाइड है। दिक्कत ये है कि सारा क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद आपने 600 रुपए में उस दवाई को बेच दिया और उसका एमआरपी 12,000 रखा, तो वो 11,400 रुपए विशुद्ध कमीशन का पैसा है। और इसीलिए इसीलिए डॉक्टर जेनेरिक दवाई की बजाय ब्रांडेड दवाइयां लिखना ज्यादा पसंद करते हैं क्या? नहीं, देखिए इसमें आपको डिबेट मिल जाएगा, क्यों? इसमें एक डॉक्टरों को, मैं एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूंगा अगर, तो मुझे भी कई बार संशय होता है कि जो अगर मैं जेनरिक लिख रहा हूं तो पता नहीं वो कितना असर होगा। अगर मुझे सपोज कीजिए किसी को एंटीबायोटिक लिखना है तो मैं एक बार बोल देता हूँ यार एक काम करो, इस का सन फार्मा के ले लेना या एल्केम का ले लेना, जो मुझे लगता है कि जो अच्छी कंपनियां हैं। तो हालांकि कायदे से जेनरिक और ब्रांडेड दोनों के क्वालिटी कंट्रोल में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में होता है। ये बात फैक्ट है कि जेनरिक और ब्रांडेड में कई दवाइयों में आपको क्वालिटी में फर्क मिल जाएगा, ठीक है? नहीं, तो आपने वो ये बिल्कुल सही कहा। जो प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं जेनेरिक दवाई, जन औषधि केंद्र भी खुले हुए हैं, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं, कई डॉक्टरों की नहीं बल्कि मरीजों की भी ये कहीं ना कहीं बिल्कुल दिक्कत होती है। अगर किसी के परिवारजन हो तो उनको लगता है कि यार अब जेनेरिक दवाई देके कहीं अपने परिवारजन का नुकसान तो नहीं कर रहे। लेकिन ये जो दवाई बनाने वाली कंपनियां, दवाई बेचने वाले दुकानदार और उस दवाई को रिकमेंड करने वाले डॉक्टरों का जो ये मिली भगत, जो कॉकस, जो गिरोह जिसको हम कह सकते हैं, वो जी, लूट अंततः मरीजों को ही रहा है। आपने सिर्फ कैंसर बिल्कुल का एग्जाम्पल बिल्कुल। दिया, लेकिन हम लोग कई बार देखते हैं जैसे मैं ही कोई दवाई लेने जाऊं, किसी दुकान पे 50 रुपए की छूट दे देते हैं, किसी पे 150 तक की छूट दे देते हैं। मतलब ये जो कैंसर की दवाई का जो आपने एग्जाम्पल दिया सिर्फ इसी दवा तक सीमित नहीं है। इस देश में जितनी दवाई बन रही है उसकी एमआरपी जो ज्यादा महंगी एमआरपी लिखी रहती है, उसमें यही खेल है, यही गड़बड़ चाला है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए ये रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरकार के पास है।
पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। मैं अगर कल को चाहूँ कि मैं अपने नाम पे एक पैरासिटामोल की दवाई बना लूँ, वो कोई भी दवाई मैं अपने नाम पे वो प्रिंट करवा लूँ, वो हो जाता है। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही पुअर है। जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है वो एक पंगु की तरह बैठे हुए हैं वो लोग, उनका कोई कोई कंट्रोल नहीं है। आप लाइसेंस लेने जाएंगे, आप कुछ पैसे दे दीजिए, वो इंस्पेक्शन करेंगे, कई बार नहीं भी करेंगे, वो आपको लाइसेंस दे देंगे। जब तक कि वो सब टाइट नहीं होगा, जब तक कि सरकार इस बात पे नहीं, जैसे ये लूप होल मैंने बताया कि आपने 100 mg 260 mg को डाला हुआ है और 300 mg को आपने छोड़ दिया है, ठीक है, तो ये एक पहलू है जिसपे आपको सरकार को काम करना पड़ेगा कि आपने जो लूप होल छोड़े हुए हैं उस लूप होल को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको ब्लॉक कीजिए। आप जो ज्यादातर दवाइयां हैं आप उसमें आप लागत तो आपको पता है एक दवाई को लागत करने में कितना पैसा जाता है, ठीक है, तो आप जो पेटेंट वाली पीरियड को छोड़ दीजिए, जो पेटेंटेड दवाइयां हैं जो रिसर्च के बाद अभी नई नई अवेलेबल हुई है उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो भी दवाइयां हैं उस पर आप तय कर लीजिए कि रिटेलर कितना परसेंट मार्जिन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कितना परसेंट मार्जिन रहेगा, होलसेलर कितना परसेंट मार्जिन रहेगा और फाइनल एमआरपी क्या रहेगा। तो आपको अपने डीपीसीओ का दायरा बहुत बढ़ाना होगा और उसमें जो लूप होल्स आपने छोड़े हैं उसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो मैंने इस सुझाव में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी दिया कि जैसे यही दवाई पैक्लिटैक्सेल जो है या कैंसर की ज्यादातर दवाइयां टीएमएच का जो मेडिकल डिस्पेंसरी है उसमें बहुत ही कम खर्च पर मिल जाती है। वो मात्र 5% के मार्जिन पर दवाइयां देते हैं। अब क्या है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे कितने मरीज झारखंड में हैं जो सिर्फ उन दवाइयों को लेने के लिए रांची से जाते हैं टीएमएच, टीएमएच से वो दवाई लेके वापस रांची आते हैं और फिर वो दवाई लगवाते हैं और उन्हें वो सस्ता पड़ता है। तो हर एक राज्य में आप वो व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छा, टीएमएच के साथ फायदा क्या है कि आप अगर किसी और सपोज कीजिए कि मैंने जेनरिक दवाई लिया तो डॉक्टर को मन में संशय क्या रहता है, यार पता नहीं ये जेनरिक है, पता नहीं कितना क्वालिटी कंट्रोल है, अच्छा है नहीं है। मरीज के मन में भी रहेगा कि भाई मैंने लिया है, पता नहीं डॉक्टर साहब हमको कुछ और दवाई बोले थे, हम ले लिए ये वाला, फायदा होगा नहीं होगा, ये संशय रहता है। नहीं टीएमएच डॉक्टर जो है अनुज, वो एक बार आपने आपने मैं दर्शकों को बता दूं कि झारखंड का जिक्र उन्होंने किया क्योंकि वो झारखंड में रहते हैं, डॉक्टर हैं और लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं। एक बात आपने देखा होगा, अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री किसी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए तारीफ करते हैं या कुछ जवाब देते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि अरे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, कभी गानों को, कभी गीतों को, कभी फोटो को। कई बार प्रधानमंत्री की बच्चों के साथ मिलते हुए फोटो आती है, संसद भवन, संसद का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, आपको बच्चों की फोटो आएगी, बच्चों से मिलते जुलते। वो बच्चे किसी आम आदमी के नहीं होते, वो किसी सांसद या किसी मंत्री के होते हैं। और जिस पोस्ट पे वो रिपोस्ट करते हैं, जिस पे रिप्लाई करते हैं, वो भी आम आदमी के नहीं होते। अब डॉक्टर अनुज ने पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर डाला, ये दवाई कंपनियों का गड़बड़ झाला डाला, प्रधानमंत्री को टैग उन्होंने किया, प्रधानमंत्री कार्यालय को। लेकिन मैं जानता हूं कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर अनुज से पूछ देता हूं, कोई जवाब आया क्या प्रधानमंत्री की तरफ से? जी नहीं, मुझे किसी भी सेंट्रल एजेंसी से तो नहीं आया। राज्य के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी जो राज्य के हैं उनका उनकी जवाब तरफ था। से है। और उनकी बल्कि तरफ मैं से ये भी जानता हूं, आमतौर पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी निगरानी रखता है और कई बार इस तरह के पोस्टों को कंसर्न मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये पोस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय तक, यानी जेपी नड्डा साहब के मंत्रालय तक तो कतई नहीं पहुंचा होगा। और ये जो दवाई कंपनियां और जो आपने ये जो सॉल्यूशन बताए, ये सॉल्यूशन तो तब होगा ना जब टॉप टू बॉटम कोई चाहेगा कि हालात सुधरे। टॉप टू बॉटम जी जब कोई बिल्कुल चाहेगा कि बिल्कुल। इसमें करप्शन बंद हो, टॉप टू बॉटम कोई चाहेगा कि सस्ती दवाइयां मिले। और मैं जब टॉप टू बॉटम का जिक्र कर रहा हूं तो मेरे दर्शक अच्छी तरह से समझे कि जो ग्राउंड जीरो पे जो अधिकारी है, जो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर के अधिकारी, उनसे ऊपर के अधिकारी, फिर उनसे बड़े अधिकारी, फिर उस विभाग के मंत्री, उस विभाग के बड़े बड़े धुरंधर, ये तमाम लोग अगर आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी लूट जारी है, तो समझ लीजिए कि इस लूट में, इस डकैती में इन सब की भागीदारी है, इन सब की हिस्सेदारी है, इसलिए ये लूट जारी है। पहली बात तो कैंसर की बीमारी सरकार आपको तोहफे में दे रही है।
बहुत कम लोग होंगे जो कैंसर की ये बीमारी अपनी हरकतों की वजह से ले रहे हैं। रिपोर्ट ये बता रही है कि ज्यादातर लोगों को कैंसर की बीमारी जो हो रही है, वो सरकार स्वच्छ पानी नहीं दे पा रही, स्वच्छ हवा नहीं दे पा रही। सरकार की नाकामियों की सजा कैंसर की बीमारी के रूप में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जब वो अस्पताल जाते हैं, जब वो इलाज करवाने जाते हैं, सरकारी अस्पताल की हालत सब कुछ पता है। प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, तब ये पता लगता है कि भैया 600 रुपए की दवाई आपको 12,000 की खरीदनी है। आपका जमीन जत्था, जो कहते हैं ना बिहार और झारखंड में, की जमीन जत्था सब बिक जाएगा, कुछ आपके पास नहीं बचेगा। लेकिन जब आप आवाज उठाते हैं, तो कोई भी उस आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर अनुज, आपने ये आवाज उठाई, उसके लिए निश्चित तौर पर आप जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उम्मीद करेंगे कि आप लगातार इस मसले को उठाते रहिए। बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आवाज उठी, आपको लगता है कि जो व्यवस्था चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, जो लूटमार का पूरा धंधा चल रहा है, जो गिरोहबंदी चल रही है, डकैत चंबल में हुआ करते थे। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि एक बार बहुत बड़े डकैत जो थे, उनका नाम नहीं लूंगा, वो संसद भवन में आए। हम खुद भी वहां थे, हमने सवाल पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पूछा कि भाई संसद भवन आके कैसा लग रहा है, तो कह रहे नहीं, संसद भवन आके लग रहा है कि भाई हमसे बड़े वाले तो यहाँ बैठे हुए। खैर, ये संसद का अपमान करने का इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गंभीर टिप्पणी की थी। आपको लगता है कि बदलाव आएगा, सुधार होगा आने वाले दिनों में? देखिए, सुधार मुझे तो अगर पूछिएगा तो मुझे उम्मीद नहीं लगती है। मैं तो बल्कि दिन बर दिन मुझे लगता है कि चीज़ें जो है और खराब होती जा रही हैं। मतलब आप सुधार छोड़िए, हम जितना जितने अभी करप्ट हैं, हम प्रतिदिन उससे ज़्यादा करप्ट होते जा रहे हैं। जितने करप्ट हैं उतने पर भी रुक जाएँ तो भी मुझे लगता है कि वो गनीमत ही है। अदरवाइज़ मुझे सुधार होता तो नहीं नज़र आ रहा है। जिस तरीके से सरकार का ध्यान जो है वो आप देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए। किसी भी स्टेट में आपको स्वास्थ्य पर उतना ज़्यादा बजट नहीं है। झारखंड में ही स्वास्थ्य का जितना बजट है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो मैया समान योजना का बजट है। वही स्थिति मुझे लगता है बिहार में भी होगी, वही मुझे स्थिति लगता है मध्य प्रदेश में भी होगी। तो मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, मुझे मैं तो नाउम्मीद हूँ। ठीक है अनुज जी, लेकिन आप अपने प्रयास में लगे रहिएगा, हम भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे। और तमाम दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, यह मुद्दा बहुत गंभीर है, और मैं जानता हूं कि इतने गंभीर मुद्दे को आमतौर पर दर्शक देखना पसंद नहीं करते। आपके पास टीवी होता है तो रिमोट बदल देते हैं, यूट्यूब है तो आप तुरंत उस वीडियो को हटा के दूसरे वीडियो पे और रील देखने चले जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, आपके परिवारजनों से जुड़ा हुआ है, आपकी आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। तो इस मुद्दे को न केवल देखिए, बल्कि कमेंट भी करिए। और अगर आप इसको शेयर करिए, सीधे सीधे सत्ताधारियों को टैग करिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार चलाने वाले और पार्टी चलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह हो, या इस सरकार को संजीवनी देने का काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत हो, इन सबको टैग करके आप इन तमाम वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी इस स्टोरी को शेयर कीजिए। क्योंकि बदलाव होने की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम अपने आवाज उठाते रहेंगे। तो तमाम दर्शकों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार।